अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गन्ने की फसल की अच्छी पैदावार के लिए किए जाने वाले समसामयिक कार्य। बरसात के मौसम में मधुमक्खियों और मधुबक्सों की देखरेख। गन्ना एक नकदी फसल है और इसकी खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। और हमारे जिन किसान भाइयों ने गन्ने की फसल लगा रखी है वो अभी बढ़वार की अवस्था के लिए खेतों में खड़ी होगी, जिसमें वर्तमान समय में कुछ प्रबंधन कार्यों को करना नितांत जरूरी है। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन कार्य, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र मधुपुर मोतिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र कुमार से। इस समय किसान भाइयों को जो है अपने गन्ने की फसल में प्रत्येक दिन हफ्ते में कम से कम 1-2 बार अवश्य घूमें, क्योंकि इस समय सबसे जरूरी जो गन्ने की फसल में है वह है गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य अब यथाशीघ्र अति आवश्यक है कि उसे समाप्त कर लें। क्योंकि गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के काम अगर हम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हवा में, तेज हवा में तथा जो अधिक वर्षा होगी तो उसमें गन्ने की फसल को गिरने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। जब गन्ने की फसल गिर जाती है उससे हमारे गन्ने की फसल से आंखों से जो है उसके दूसरे पौधे निकलते हैं और उससे नुकसान शुरू हो जाता है। तो गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाते समय ध्यान दें, उसमें जो नाइट्रोजन का अंतिम उपवेशन किया जाता है उसे निश्चित रूप से हमें जो है कम से कम उसमें 40 से 45 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवश्य देना चाहिए। करीब उसमें 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से गन्ने के पत्तियां पीली होने लगती हैं और उनकी बढ़वार भी रुक जाती है। साथ ही साथ जो किसान भाई स्पुर भी अगर नहीं दिए हो तो उसे भी दें, क्योंकि इससे जो है हमारे पौधे को जो है बढ़वार में सहायता मिलता है। मिट्टी चढ़ाने का काम अवश्य पूरा कर लें तो उसमें कीड़ों मकोड़ों से बचाव के लिए तथा उसमें अच्छी बढ़वार के लिए उसमें कम से कम जो है फ्यूराडान 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवश्य दें, ताकि उसमें कीड़ों मकोड़ों की संख्या जो है कम हो और गन्ने की अच्छी उपज मिल सके। जब गन्ने की मिट्टी चढ़ा लें, किसान भाई अपने खेतों में घूमें और देखें कि उसमें अगर जल की कमी हो, इस मौसम में जो गन्ने की फसल है 130 दिन से लेकर के 260 दिन तक या इसमें जो पानी जो दिया जाता है उसमें इस बीच में उस वक्त जो है बरसात के मौसम में मानसून से प्राप्त हो जाता है। अगर मानसून से अगर नहीं गन्ने में पानी का व्यवस्था हो पाए तो निश्चित रूप से हमें अपने गन्ने की फसल में सिंचाई की भी व्यवस्था करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ उसमें अपने खेतों में कीड़ों के लिए अवश्य देखते रहें। इस समय बरसात के समय में हमारे गन्ने के खेतों में जो है इसमें टॉप बोरर जो है शीर्ष छिद्र का कीड़ा है, इसकी तीसरी और चौथी पीढ़ी अधिक नुकसान करती है। इसलिए उसमें जो है मोनोक्रोटोफास दवा जो है कम से कम जो है 1 से 1.25 लीटर
को जो है 700 से 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला करके समान रूप से छिड़काव करेंगे तो हमारे सिर छिदक कीड़ों का से हमें निदान मिल जाएगा। तथा दूसरा जो कीड़ा है प्लासी बोरर, इस समय बरसात के मौसम में प्लासी बोरर का कीड़ा गन्ने की फसल में अधिक दिखाई पड़ता है। गन्ने के ऊपरी पोर में, तीसरी चौथी पोर में अधिक जो है कीड़े उसके जो है छिद्र कर देते हैं। उन छिद्रों से अधिक बुरादा की तरीके से उसमें अधिक जो है मात्रा में उसके मल निकलते हैं और बहुत तेज हवा चलने पर जो है गन्ने की फसल जो है खट से आवाज के साथ टूटने लगता है। तो गन्ने की फसल में जो है किसान भाई अपने गन्ने की फसल में घूमें और उस तरीके के अगर शुरुआती दौर में अगर कुछ पौधे दिखाई दे रहे हो उसे अवश्य ही काट कर खेत से हटा करके उसे जला दें तो हमें प्लासी बोरर से निदान मिलेगा, क्योंकि यह बहुत ही भयंकर कीड़ा है। यह कीड़ा पूरे अपने गन्ने के खेत को नुकसान कर सकता है। साथ ही साथ अगर गन्ने के खेत के किनारों में कांस लगा हो, ज्वार लगा हो, अन्य और कोई मूंज लगा हुआ हो तो इन चीजों को जो है आप काट करके हटा दें, क्योंकि इससे और कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान दिन प्रतिदिन मधुमक्खी पालन की तरफ बढ़ता जा रहा है। अतः इस व्यवसाय से आशातीत लाभ प्राप्त करने के लिए बरसात के मौसम में इसकी देखरेख कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा समस्तीपुर के एक वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज कुमार। बरसात के दिनों में मधुमक्खी पालन में बक्सों का अतिरिक्त ध्यान देना होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में फूलों का अभाव होता है जो मधुमक्खियों का मुख्य भोजन स्रोत है। और जब भोजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, मधुमक्खियां कमजोर होने लगती है और जब कमजोर होगा तो उसके बाद उस पर बीमारी, शत्रु, दुश्मन इत्यादि का ज़्यादा आक्रमण होता है। इसीलिए थोड़ा सा बरसात के दिनों में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहली जरूरी चीज़ है कि आप जो भोजन की कमी को पूरा करें, क्योंकि प्रकृति में फूल बहुत कम उपलब्ध रहता है। तो उसके लिए आप चीनी की चाशनी और पॉलन के सब्स्टिट्यूट के रूप में पराग के लिए आप सत्तू या सोयाबीन के बड़ी को पिसवा कर उसको आप बक्सों को पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बरसात के दिनों में बारिश होगा तो सबसे अहम जो भी ढक्कन वगैरह है बक्से का, उसको आप मरम्मत कर लें ताकि बक्से में पानी नहीं जा सके। इस तरह के जगह पर रखें जहाँ पानी नहीं लगे। और सबसे बड़ी समस्या होती है चींटी की। चींटी बक्सा में चलने लगता है, तो उसके लिए आप क्या करें, स्टैंड के पैरों में एक प्याली डालकर उसमें पानी भर दें तो चींटियाँ बक्से पर नहीं चढ़ेंगी। और बरसात के दिनों में एक समस्या क्या आती है कि पानी गंदला हो जाता है, पानी जमा रहेगा, वो बीमारी का जड़ होता है। तो इसीलिए स्वच्छ पानी जो है मधुमक्खियों के लिए आप व्यवस्था करें अपने मौनालय में। दूसरी बात क्या होती है, बरसात के दिनों में आप नियमित अंतराल पर आप बक्सों का निरीक्षण करें, देखें कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं लग रही है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। बरसात के दिनों में एक मुख्य जो बीमारी लगती है वो है माइट। माइट के नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है कि सल्फर पाउडर और फॉर्मिक एसिड, ये दो चीज़ लेके आपको प्रयोग अंतराल पर, जब एक सप्ताह में आप सल्फर पाउडर डाल रहे हैं 2 ग्राम प्रति फ्रेम, उसके बाद आप 2 मिलीलीटर जो है फॉर्मिक एसिड सभी बक्से के तलपट पर डाल दें। इस तरह से क्या होगा कि कोई बीमारी जो है माइट वगैरह आपके बक्से में नहीं लगेगी। और एक ततैया होता है या वैस्प होता है भौरा, वो भी बक्से पर बहुत आक्रमण करता है। तो उसके बचाव के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बक्से का गेट छोटा कर देते हैं और जो भी छत्ता आसपास आपको दिखे वैस्प का, उसको आप नष्ट कर दें, जला दें। अतः मधुमक्खी पालन कोई बरसात के दिनों में जो विकट समय है, भोजन अभाव काल है, आप अपने बक्सों का नियमित रूप से देखभाल करें। जो भी बीमारी वगैरह हो रहा है उसका उचित नियंत्रण करें ताकि आने वाले समय में आपको उचित लाभ शहद के रूप में मिल सके। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ।
कम लागत तथा कम समय में बकरी पालन व्यवसाय से कैसे प्राप्त करें अधिक लाभ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। झारखंड प्रदेश में बकरी पालन का विशेष महत्व है क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का सशक्त माध्यम बन गया है। ये राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के सीमांत, लघु तथा भूमिहीन कृषक के आर्थिक स्रोत का महत्वपूर्ण साधन है। अन्य पशुओं की तुलना में बकरी पालन कम लागत और साधारण रखरखाव में किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय को अपनाते समय किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता डॉक्टर संत कुमार सिंह। झारखंड के किसान भाइयों के लिए बकरी पालन एक बहुत महत्व पशुपालन है। इसे गरीब किसान भी बहुत कम लागत से इस बकरी पालन कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार नस्ल का चुनाव किया जाए। तो हमारे किसान भाई जान ले कि हमारे जो झारखंड में एक ब्लैक बंगाल नाम की बकरी है, उसके 3 गुण जो है बहुत अच्छे हैं। वो गुण है उसका प्रजनन क्षमता, दूसरा है उसकी मीट का स्वाद और चमड़े का क्वालिटी। ये तीनों बहुत अच्छा है। तो और हम लोग प्राय यहाँ जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में शोध किए तो उसमें पाए कि यदि उसका सिलेक्शन करके वजन बढ़ा दिया जाए तो उससे बच्चे का संख्या भी बढ़ जाता है। और जो हमारे यहाँ बकरे हैं बीटल, जमुनापारी, वो भी हम लोग देते हैं, उसका वजन काफी बढ़ता है, लेकिन प्रजनन क्षमता बहुत कम है और इस क्षेत्र के लिए उतना उपयुक्त नहीं हो पाता है। ब्लैक बंगाल हमारे क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरे के आवास बेचता है। बकरी का आवास कैसा होना चाहिए? उसका घर कच्चा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पक्का करने पर उसमें जो पेशाब पखाना उसका होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत निकलता है और बीमारियों का ये रहता है। और कच्चा घर बनाए तो हमारे किसान भाई को उसमें खर्च भी कम पड़ेगा। तो घर से सतह जो है कच्चा हो, घर की ऊंचाई जो है करीब जो सेंटर की ऊंचाई है करीब 12 फीट के आसपास हो और जो किनारे की ऊंचाई है 9 फीट हो। दीवार आप ईंट से जोड़ सकते हैं। घर की चौड़ाई 12 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माने जो बहुत बड़ा साइज का है उसको 60 फीट से 20 फीट यही उसका चौड़ाई होना चाहिए। लेकिन ज़मीन को कच्चा रखना है, एकदम हवादार रखना है। जो ज़मीन आपका है नमी और परजीवी रहित तो हो, इसलिए कि यदि नमी रहेगा तो परजीवी बहुत होगा। दूसरी बात है कि जब हम लोग घर बनाते हैं, कच्चा घर बनाते हैं, कभी कभी गीला भी करता है। यदि नमी बढ़ जाए तो एक बर्फी पर 10 ग्राम चूना मट्टी में मिलाकर उसको डाल देते हैं। इससे क्या हो कि नमी सोख लेगा और बहुत से परजीवी मर जाएगा अपना। और जो आवास बनावे सब अलग अलग बनावे, बढ़ते हुए अलग, जो बड़ा हो गया उसको ये और जो बच्चा देता है उस बच्चे को खास कर जाड़े के समय में उसमें उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो एक हम लोग कीडिंग बॉक्स कहते हैं, लकड़ी का भी बना सकते हैं या लोहे का बना सकते हैं। वो 2.5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। और उसमें क्या करते हैं कि चारों तरफ से यदि जाड़े का समय है तो चारों तरफ से उसको ढक करके ठंडा से बचाने के लिए ये कर देते हैं। दूसरी बात है कि जो बकरी के बच्चा है उसको माने कि मिट्टी खाने का बहुत आदत होता है, तो उससे बचाने के लिए करीब 2 महीना तक जो आपका सतह है, जो मिट्टी का सतह है, उस पर करीब 3 इंच के आसपास पुआल या कोई मुलायम माने घास उसमें डाल दीजिए कि मिट्टी को वो नहीं चाट नहीं सके अपना। प्रत्येक साल गर्मी में वो जो मिट्टी आपका है करीब 8-9 इंच मिट्टी को निकाल दें उसमें से, और दूसरा मिट्टी माने कि जंगल से दूसरे जगह से लेकर उसमें डाल दें। उससे क्या फायदा होता है कि जो मिट्टी निकालेंगे तो वो खाद का भी काम करेगा। और दूसरी बात है कि जो उसमें बहुत सा नमी आ गया है, बहुत सा परजीवी आ गया है, वो भी सब निकल जाएगा। तो इस तरह से आवास व्यवस्था हमारे किसान भाई करेंगे तो उनको परेशानी बहुत कम होगी और जानवर बहुत स्वस्थ रहेंगे। तीसरी बात है कि खान पान का, तो बकरियों में हमारे किसान भाई जान लें कि केवल संतुलित आहार देंगे तो बकरी माने कि बहुत उसको परेशानी होगी। मैक्सिमम हम लोग 30% तक संतुलित आहार दे सकते हैं, कंसनट्रेट मिक्सचर। चाहे तो आप 100% ये चरा करके भी रख सकते हैं अपना। तो चराने में सब तरह का घास पत्ता सब चीज़ खाता है, तो उसको उससे आमदनी बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। हम उसको घास वगैरह चरा करके, बहुत से गाँव में तो चरागाह बना हुआ है और बहुत सा जंगल क्षेत्रों से बहुत सा चरागाह मिलता है, तो सब चीज़ का पत्ता ये खाता है। यदि आपको घर में भी देते हैं पत्ता लेकर के, तो ये आपको कोशिश करना है कि पत्ता को ज़मीन पर नहीं दे, उसको ऊपर टांग दे।
इसलिए कि बकरी नीचे करके वो खाएगी तो बहुत सबको बर्बाद कर देगी, टांगा रहेगा तो सब पूरा उसको यूटिलाइज कर लेगी। और यदि दाना देते हैं चराने के बाद 100 ग्राम दाना दिए तो काफ़ी है, लेकिन जब गर्भवती बकरी हो जाए जो कि 5 महीने में बच्चा देती है, लास्ट 2 महीना उसमें करीब 300 से 400 ग्राम दाना देंगे तो बकरी के बच्चा स्वस्थ होगा और उसे दूध काफ़ी होगा, जिससे आगे के लिए भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो इन सब बातों के ध्यान रखने से हमारे किसान भाई बकरी पालन से बहुत काफ़ी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी पैदावार प्राप्त करने हेतु आम के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ, पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, जिला सीवान के अजीत कुमार ने, आपने आम के बाग में अगले वर्ष अधिक उत्पादन हेतु इस समय किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। 2 समय कम से कम पौधों को अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। ये 2 समय है, एक फूल आने के पहले और एक फल तोड़ने के बाद। तो ये फल तोड़ने के बाद की स्थिति है, मिट्टी के अंदर ताकत थी, उसको पौधे ने प्राप्त, अपने बच्चे जिनको हम फल कहते हैं फलों को दे दिया। अब उनके पास ताकत की कमी हो सकती है। जो हमारी भूमि में ताकत है हम उस ताकत को बनाए रखें। वो इसलिए कि ये बरसात का मौसम है, विभिन्न प्रकार के खरपतवार हमारे बगीचे में उगते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी हमने खेत को सफाई करवाई है। जैसे ही बरसात होगी या नहीं भी बरसात होगी तो भी 15-20 दिन बाद पुनः ये खरपतवार खड़े हो जाएंगे और ये भारी मात्रा में ज़मीन के पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं। यही पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों को मिलते हैं और यही पोषक तत्व हैं जो खरपतवार खा जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस समय हम बगीचे की, जैसे ही हमें बरसात से मुक्ति मिले, बरसात ना हो और खेत जुताई लायक हो जाए, हमें चाहिए कि हल्की जुताई, गहरी जुताई नहीं जरूरत पड़ती। सेंटीमीटर के बाद इसकी चूसक जड़ें चारों तरफ फैली रहती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक 7-8 सेंटीमीटर की गहरी जुताई पूरे बगीचे की कर दें ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए। दूसरी, हवा का प्रवेश हो जाए। जब बरसात होती है खेत पूरा भर जाता है तो उस समय ऊपर की मिट्टी टाइट हो जाती है और खरपतवार के उगे होने से हवा का प्रवेश मिट्टी में रुक जाता है, जो कि अत्यंत हानिकारक होता है विकास के लिए। किसान भाइयों, दूसरी चीज़, पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा हमें देनी है, क्योंकि ये फल टूट चुके हैं। अब हमें अतिरिक्त मात्रा इनको देनी है। इसके लिए हम, जैसे ये पौधा है 5 साल पुराना है, 1 साल के पौधे को 200 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP और लगभग 60 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। इसकी आधी मात्रा पौधे के चारों तरफ जो इसकी पैरी फेरी है, बिल्कुल तने के पास न दे के इसकी पैरी फेरी में हम इस खाद और उर्वरक को 5 किलो 10 किलो कम गोबर की खाद है उसके साथ अगर चारों तरफ फैला दें और इसके बाद पुनः इसकी हल्की फड़ुए से गुड़ाई कर दें, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता है। हल्की गुड़ाई कर दें, मिट्टी को समतल कर दें और इसके पश्चात पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि बरसात हो जाती है तो अच्छा है, नहीं तो हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है ऐसी स्थिति में, ताकि जो हमने खाद और उर्वरक का प्रयोग किया है वो पौधे उसको प्राप्त कर लें। किसान भाइयों, ये जानते हैं कि बरसात का मौसम है, बहुत सारे कीड़े हैं
जो कि पौधों के पत्तियों को खाते रहते हैं, छाल को खाते रहते हैं। एक और बड़ा हानिकारक कीड़ा होता है मैंगो मिलीबग, सफ़ेद रंग का चपटा कीड़ा, वो भी इस साल काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। ऐसे कीड़ों से हमारे पौधों को नुकसान न हो, इसलिए जब देखें कि आप 2-4 दिन के लिए मौसम खुला हुआ है तो कम से कम एक बार कीटनाशक दवा जैसे मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के दर पे बना लें सलूशन। और यदि ये तो 5 साल का पौधा है, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लीटर पानी लगेगा और 2-3 मिलीलीटर दवा लगे, पूरा पौधा इसको आप धुलाई कर दीजिए ताकि जो कीड़े पत्तियों पर बैठे हों, शाखाओं पे हों, वो सारे कीड़े ख़त्म हो जाएं या भाग जाएं या हमारे पौधे से बाहर हो जाएं। तो इस प्रकार किसान भाइयों, अगर ये 2-3 क्रियाएं आप समय से कर दें बरसात के मौसम में, तो हमारे पौधों की वृद्धि और विकास प्रभावित नहीं होगी और जो आगे आने वाली फसल है उस पर इन वृद्धि और विकास का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छी फ्रूटिंग होगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पौध प्रबंधन द्वारा नए फल पौधे की तैयारी, जूट की कटाई और कटाई के बाद किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।